नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 10 दिसंबर 2025 है और पिछले 2 दिनों में देश की कानूनी दुनिया में जो कुछ हुआ है उस पर हम गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और आज जो खबरें हैं वो सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं, उनमें एक पैटर्न दिखता है। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। एक तरफ न्यायपालिका की जवाबदेही पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और दूसरी ही तरफ उसकी आजादी पर बाहरी दबाव की चिंता भी है। तो एक तरह की खींचतान चल रही है। बिल्कुल, और इसी माहौल के बीच अदालतें कुछ ऐसे फैसले दे रही हैं जो सीधे हमारी आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए इसी बड़ी तस्वीर को समझते हुए इन मामलों की तह तक चलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। मतलब डीएमके, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 107 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग की बात सुनना ही ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये एक राजनीतिक कदम है, एक बहुत ही गंभीर न्यायिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। अच्छा। हाँ, संविधान में किसी जज को हटाने का जो तरीका है वो जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये 3 बड़ी बाधाओं वाली एक रेस है। 3 बाधाएं, वो क्या है? देखिए, पहली बाधा तो यही नोटिस है जिसे कम से कम 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा सांसदों का समर्थन चाहिए। ठीक है। अगर स्पीकर इसे स्वीकार कर लेते हैं तब आती है दूसरी और सबसे अहम बाधा, एक जांच कमेटी। जांच कमेटी? हाँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक कानून के बड़े जानकार। ये कमेटी ही आरोपों की जांच करती है और वो तय करती है कि मामला बनता भी है या नहीं। बिल्कुल, और उनका काम ये देखना है कि जज पर साबित कदाचार या अक्षमता, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का केस है या नहीं। सारा जोर उस साबित शब्द पर है। समझ गए। और अगर कमेटी ने मान लिया कि मामला बनता है तब आती है तीसरी और आखिरी बाधा, संसद के दोनों सदनों में वोटिंग। और वहां सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी नहीं, बल्कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और मौजूदा सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा। भारत के इतिहास में आज तक किसी जज को महाभियोग से हटाया नहीं जा सका है। तो ये नोटिस एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, पर यह उस लंबी और कठिन न्यायिक प्रक्रिया का सिर्फ पहला कदम है। ये दिलचस्प है। तो एक तरफ एक जज पर इस तरह का दबाव है और वहीं दूसरी तरफ एक और मामला है जहां न्यायपालिका खुद को बाहरी दबाव से बचाने की कोशिश कर रही है। आप उन 44 रिटायर्ड जजों वाले बयान की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने CJI सूर्यकांत के समर्थन में जारी किया है। और ये दोनों मामले एक ही सिक्के के 2 पहलू दिखाते हैं। मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच का तनाव। जब 44 रिटायर्ड जज, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, वो एक साथ आकर ये कहते हैं कि मौजूदा CJI के खिलाफ एक प्रेरित अभियान चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये एक असाधारण घटना है। उनका कहना है कि रोहिंग्या शरणार्थियों पर CJI की एक टिप्पणी को उसको गलत तरीके से पेश करके उन पर हमला हो रहा है। तो क्या ये न्यायपालिका का एक तरह से खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है? एक तरह से हाँ। ये एक संदेश देने की कोशिश है कि भाई, न्यायिक टिप्पणियों को जो अक्सर किसी सुनवाई के दौरान एक बड़े संदर्भ में की जाती हैं, उन्हें आप राजनीतिक हथियार मत बनाइए। ये दिखाता है कि जजों पर उनके फैसलों के लिए नहीं, बल्कि उनकी टिप्पणियों के लिए हमला करने का चलन बढ़ रहा है और इसे लेकर न्यायपालिका के भीतर चिंता है। तो एक तरफ महाभियोग से जवाबदेही की मांग और दूसरी तरफ न्यायिक स्वतंत्रता पर हमले के खिलाफ एक ढाल। बिल्कुल, यही वो खींचतान है। चलिए अब जजों से हटकर उनके फैसलों पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बहुत ही साफ आदेश दिया है। हाँ, ये बहुत अहम फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें प्रक्रिया पूरी होने तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसके मायने क्या है? इसके मायने बहुत गहरे हैं और ये सीधे हमारी चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से जुड़े हैं। अच्छा। कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत को फिर से स्थापित किया है। वोट देने का अधिकार नागरिक होने का परिणाम है, नागरिकता पाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। सरकार या चुनाव आयोग ये नहीं कह सकते कि अरे, हमें लगता है इन्हें नागरिकता मिल जाएगी तो चलो इनका नाम वोटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। नहीं। कोर्ट ने कहा है, जब तक आपके हाथ में नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है तब तक आप वोटर नहीं बन सकते। ये एक बहुत ही क्लियर लाइन इन द सैंड है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है जो सीमाओं को लेकर है, लेकिन ये सीमाएं केंद्र और राज्य के अधिकारों की है। पश्चिम बंगाल वाला मामला। हाँ,
पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, लेकिन कानून व्यवस्था तो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल क्यों दे रहा है? यही तो इस मामले का सबसे बड़ा कानूनी सवाल है। संविधान के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। सही बात है। लेकिन यहाँ याचिकाकर्ताओं का तर्क ये है कि राज्य में हालात असाधारण हैं और राज्य सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है। ओके। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आ जाती है। देखिए, कोर्ट अभी दखल नहीं दे रहा, उसने सिर्फ नोटिस जारी करके केंद्र और राज्य दोनों से उनका पक्ष पूछा है। अदालत अब ये देखेगी कि क्या हालात वाकई इतने गंभीर हैं कि केंद्र के हस्तक्षेप की जरूरत पड़े। यह फैसला केंद्र राज्य संबंधों को और परिभाषित करेगा। और सीमाओं को परिभाषित करने वाला एक और दिलचस्प मामला आर्थिक अपराधों से जुड़ा है। हाँ, वो लोन फ्रॉड वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कंपनी लोन फ्रॉड करती है और बाद में बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट करके पैसा चुका भी देती है, तो भी उस पर चल रहा आपराधिक मामला बंद नहीं होगा। बिल्कुल, मुझे लगा था कि अगर बैंक को पैसा वापस मिल गया तो बात खत्म। यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत जरूरी फर्क समझाया है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए किसी ने आपकी जेब से पर्स चुरा लिया, बाद में वो पकड़ा गया और उसने आपको पर्स लौटा दिया। क्या इससे चोरी का अपराध खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चोरी तो हुई थी। बस यही तर्क सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। बैंक के साथ सेटलमेंट एक सिविल मामला है, इससे बैंक का वित्तीय नुकसान पूरा हो गया। ठीक है। लेकिन लोन के लिए धोखाधड़ी करना, जाली दस्तावेज बनाना, ये एक आपराधिक काम है। ये सिर्फ बैंक के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश की आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ अपराध है। अच्छा। तो कोर्ट का कहना है कि आप पैसे लौटाकर क्रिमिनल केस से नहीं बच सकते। ये फैसला आर्थिक अपराधियों को एक कड़ा संदेश देता है कि आप पैसे के दम पर कानून से नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। जरा कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिनका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। कर्नाटक में मेंस्ट्रुअल लीव यानी मासिक अवकाश को लेकर जो हुआ, वो तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। हाँ, वो तो काफी नाटकीय था। सरकार ने नीति लागू की, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और फिर कुछ ही घंटों में अपनी ही रोक हटा ली। आखिर वहाँ चल क्या रहा है? ये मामला दिखाता है कि जब कोई नई सामाजिक नीति कानून की कसौटी पर कसी जाती है तो कितनी जटिलताएं सामने आती हैं। ये सिर्फ एक छुट्टी का सवाल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक कानूनी लड़ाई है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार और महिलाओं के अधिकार, और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार करने की स्वतंत्रता। जो मालिक हैं उनका तर्क है कि इससे उन पर बोझ पड़ेगा। तो ये इन दो अधिकारों का टकराव है। राय से सोचना चाहते हैं। इस केस का जो भी अंतिम फैसला होगा वो पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात चली है तो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। कौन सा वाला? कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस किसी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार करती है तो उसे हर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण अलग अलग और साफ साफ बताना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कह सकते कि अरे सब एक ही साजिश का हिस्सा थे इसलिए सबको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कोर्ट कह रहा है कि हर इंसान एक अलग कानूनी इकाई है। पुलिस को हर व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत देने होंगे और ये साबित करना होगा कि उसकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। ये फैसला पुलिस की मनमानी ड्रैगनेट गिरफ्तारियों पर रोक लगाएगा, जहां अक्सर निर्दोष लोग भी बस शक के आधार पर पकड़ लिए जाते हैं। ये बेसिकली अनुच्छेद 21 की आत्मा को मजबूत करता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाओं को और आगे ले जाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। हाँ, ये फैसला तो बहुत ही प्रगतिशील है। कोर्ट ने कहा कि 18 साल के दो वयस्क आपसी सहमति से साथ रह सकते हैं, भले ही उन्होंने शादी की कानूनी उम्र पूरी न की हो। मतलब लड़कों के लिए 21 साल। ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक और कानूनी बदलाव लगता है। हाँ है। और कोर्ट ने यहाँ दो अलग अलग चीजों के बीच एक साफ लकीर खींची है। वो क्या? वयस्क होने की उम्र जो 18 साल है और शादी करने की कानूनी उम्र। कोर्ट का कहना है कि 18 साल का होते ही आपको एक वयस्क के तौर पर अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है, जिसमें ये भी शामिल है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल, शादी एक अलग कानूनी संस्था है, उसकी अपनी शर्तें हैं, लेकिन साथ रहने के अधिकार को आप शादी की शर्तों से नहीं बांध सकते। ये फैसला बदलते सामाजिक मानदंडों को एक तरह से कानूनी मान्यता दे रहा है। इन सब गंभीर कानूनी बहसों के बीच कुछ हाई प्रोफाइल आपराधिक मामले भी हैं जो सिस्टम की धीमी गति को दिखाते हैं। केरल वाला मामला। हाँ,
केरल के चर्चित अभिनेत्री अपहरण मामले में 8 साल बाद फैसला आया है। अभिनेता दिलीप बरी हो गए, जबकि मुख्य आरोपी समेत 5 लोग दोषी पाए गए। 8 साल, आप सोचिए 8 साल। ये दिखाता है कि हमारी न्याय प्रणाली में, खासकर जब मामला हाई प्रोफाइल हो, तो न्याय मिलने में कितना वक्त लग सकता है। इस दौरान तो सब कुछ बदल जाता होगा, गवाह, सबूत, सब कुछ। पूरी प्रक्रिया आरोपी और पीड़ित दोनों के लिए बेहद थका देने वाली हो जाती है। ये फैसला भले ही आ गया हो, लेकिन ये केस हमारी न्याय व्यवस्था की गति पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी भी है। और आखिर में दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट में हुई एक अजीब घटना। हाँ, वो वकील वाली। वकील राकेश किशोर, जिन्होंने पहले एक पूर्व सीजीआई पर जूता फेंका था, उन्हीं पर कुछ लोगों ने चप्पलों से हमला कर दिया। ये घटना सिर्फ एक अजीब खबर नहीं है, ये एक खतरनाक संकेत है। खतरनाक? हाँ, जब अदालत परिसर, जो कानून के राज का प्रतीक होना चाहिए, वहीं पर लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगे, तो ये पूरी व्यवस्था के प्रति सम्मान के शरण को दिखाता है। ये अदालत की सुरक्षा और कानून के इकबाल दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो आज हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका खुद बाहरी और भीतरी दबावों से जूझ रही है, और साथ ही साथ नागरिकता से लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक के मुद्दों पर समाज को दिशा देने वाले फैसले भी सुना रही है। इन सभी मामलों को एक साथ देखने पर मेरे मन में एक सवाल उठता है। क्या हमारी अदालतें धीरे धीरे हमारे सबसे जटिल सामाजिक और राजनीतिक झगड़ों को सुलझाने का मुख्य अखाड़ा बनती जा रही हैं? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आज हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका खुद बाहरी और भीतरी दबावों से जूझ रही है, और साथ ही साथ नागरिकता से लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक के मुद्दों पर समाज को दिशा देने वाले फैसले भी सुना रही है। इन सभी मामलों को एक साथ देखने पर मेरे मन में एक सवाल उठता है। क्या हमारी अदालतें धीरे धीरे हमारे सबसे जटिल सामाजिक और राजनीतिक झगड़ों को सुलझाने का मुख्य अखाड़ा बनती जा रही हैं? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शायद इसलिए कि बाकी संस्थाएं जैसे संसद या कार्यपालिका इन मुद्दों पर आम सहमति बनाने में शायद नाकाम हो रही हैं। तो सब कुछ कोर्ट पे आ रहा है। हाँ, और अगर ऐसा है तो एक लोकतंत्र में न्यायपालिका की इस बढ़ती भूमिका के क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। वाकई ये एक विचार करने वाली बात है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।